तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन और यहाँ पे कीवर्ड और टैग वर्ड का प्रयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका आज आप लोगों को बताएंगे। किस प्रकार से टैग वर्ड और कीवर्ड का प्रयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे प्रश्नों को देखकर आप लोग यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। परमा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को आप लोग क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आप लोग पीडीएफ चाहे एनसीईआरटी नोट्स हो, चाहे टैग वर्ड हो, या फिर आपके एनसीएफ के सवाल हो या फिर क्वेश्चन हो, जो भी आपको चाहिए वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं परमा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से। तो बता दें कि उन लोगों के लिए आज की क्लास बेहतर है जिन लोगों का यहाँ पे गणित में कम स्कोर आता है या फिर जिनका पहली बार होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में अपनी लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा। जितनी भी लोग देख रहे हैं ईमानदारी से लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न कर रहा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में यह देखता है कि कुछ विद्यार्थी जो हैं यानी कुछ बच्चे हैं जोड़ और घटाने की प्रक्रिया को केवल रटी हुई विधियों यानी केवल क्या कर रहे हैं, उन्हीं विधियों का प्रयोग करके सॉल्व कर रहे हैं जो केवल और केवल रटे हुए हैं, हल कर रहे हैं। और जब सवाल का प्रारूप बदल दिया गया तो उत्तर नहीं दे सके। इस परिस्थिति में शिक्षक को निम्नलिखित में से रणनीति कौन सी अपनानी चाहिए ताकि अवधारणात्मक समझ विकसित हो सके कि कौन से सवाल को किस विधि से लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा कि अधिक से अधिक वर्कशीट देकर अभ्यास कराना। अभ्यास तो ठीक है, लेकिन यहाँ वर्कशीट यहाँ पे कराए अधिक देकर, जो कि आपके नेगेटिव वर्ड है, ये तो आपके गलत होंगे। दूसरा करा है सूत्रों की सूची तैयार कराकर बराबर याद करने की बात करा है, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। इस आधार पर ये दोनों तो आपके गलत हो गए। तीसरा करा यथार्थ जीवन की समस्याओं से जोड़कर, समस्याओं से करा है उसकी गतिविधियों से जोड़कर, यहाँ पे समस्याओं को गणित की अवधारणाओं को समझाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। चौथा करा है कि उत्तर लिखवाने के लिए कक्षा में प्रतियोगिता। देखिए उत्तर लिखवाने के लिए नहीं, जब तक बालक को समझ में नहीं आएगा तब तक वो प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा आपका यथार्थ जीवन और समस्याओं को जोड़कर गणितीय अवधारणाओं को समझाना, यही आपका आंसर होगा सही। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या जानना आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आप लोग जब तक उसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका नहीं जानेंगे। यहाँ पे कहा कि जब बच्चे सिर्फ एक ही प्रारूप में सवाल हल कर पाते हैं तो यह उसकी समिति समझ को दर्शाता है। यथार्थ जीवन की समस्याएं जो उन्हें वास्तविक परिपेक्ष से सोचने और अवधारणात्मक समझ में मदद करती है। इससे वे हर प्रकार के प्रश्न समझकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी को आपने 10 रुपये दिए हैं, किसी को 10 रुपए दिए, उसे 5 रुपए लेना है, तो आप घटाने की प्रक्रिया बता सकते हैं। अगर किसी को आपने 10 रुपए देना है, दिए हैं और 5 रुपए और देना है, तो ये आपको जोड़ की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्नों को यहाँ पे उसको समझा सकते हैं वास्तविक जीवन से जोड़कर। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि गणित कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को 4 या 5 समूह में विभाजित किया। 4 से 5 जो समूह है उसमें विभाजित किया, छोटे छोटे टुकड़ों में किया। एक प्रश्न को हल करने के लिए उन्हें विभिन्न तरीके खोजने को कहा, यानी खुले अंत वाले प्रश्नों की बात कर रहा है। इसके बाद प्रत्येक समूह में अपने हल और प्रक्रिया को पूरी कक्षा में सामने में प्रस्तुत किया। यह गतिविधि शिक्षण विधि के दृष्टिकोण में सर्वोत्तम रूप में दर्शाती है, यानी किस रूप में। तो पहला करा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जहां जहां उत्तर याद कराया गया। देखिए याद कराना तो आपका एक नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा, इसे काट दीजिएगा। दूसरा करा रचनावादी दृष्टिकोण, यानी देखिए खुद से निर्माण कर रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव है। और ज्ञान का स्वयं निर्माण कर रहे हैं, ये भी आपका पॉजिटिव है, यानी ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। तीसरा देख लें पारस्परिक दृष्टिकोण, जहां शिक्षक निर्देश नहीं दे रहा है, यहाँ पे खुद से करने की बात कर रहा है, ये गलत है। यहाँ पे परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण, जहां उत्तर प्रमुख नहीं, यहाँ पे खुद से निर्माण करना, खुद से उसकी ज्ञान का स्वयं ही निर्माण करना, और रचनावादी यानी नए नए तरीकों को ढूंढने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में ये बताया गया है कि रचनावाद के अनुसार ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से खोजे और विचार करे, चर्चा करे। यह गतिविधि ठीक उसी सोच को दर्शाती है जहां विद्यार्थी खुद प्रक्रिया को बनाते हैं और साझा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, और इसका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग टैग वर्ड का प्रयोग करके कि इसका आंसर क्या होगा। फिर इसके बाद हम प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। तीसरा का आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। करा कि एक शिक्षक बच्चों को विभाजन की अवधारणा सिखाने के लिए उन्हें पास रखे रंगीन कांचों का एक बड़ा समूह देता है और कहता है कि उन्हें 5-5 के समूह में बांटो, देखो कितने समूह बनते हैं। यह प्रक्रिया का
प्रमुख जो उद्देश्य क्या है। पहला करा कि कांचों को इससे खेलने का अवसर देना। देखिए अवसर देना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे खेलने की बात कर रहा है, याद रखिएगा, जो कि आपका गलत है। दूसरा करा बच्चों की रचनात्मक की परीक्षा लेना, परीक्षा नहीं लेना, रचनात्मक कार्य कराने के लिए होनी चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा विभाजन की अवधारणा को ठोस रूप में समझाना। देखिए ठोस रूप में समझाने की बात कर रहा है, मतलब उन्हें क्या दिया है, कांच की कुछ यहाँ पे रंगीन कांच की कुछ समूह दिए हैं, जिसे 5-5 टुकड़ों में, यानी ठोस वस्तु का मतलब हुआ उसे देकर उसके बारे में बताना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या में देखिए क्या करा है। व्याख्या में करा है कि यह गतिविधि एक ठोस वस्तु यानी कंचे के माध्यम से विभाजित करता है, सिखाती है कि इस बच्चे के सिर्फ लिखित विधि नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार विभाजन की प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। ये प्रश्न बहुत ही बेहतर है। ये करा है कि यदि कोई बच्चा बार बार गुणा करते समय भूल करता है, तब जब शिक्षक उसकी प्रक्रिया पूछता है तो वो केवल कह रहा है कि उत्तर बताता है, प्रक्रिया नहीं। तो इस स्थिति में सबसे प्रभावी सुधारात्मक उपाय क्या होगा। कह रहा है कि यदि कोई बच्चा है बार बार गुणा करते समय भूल जाता है, यानी 4 गुणे 2 कर रहा है, यहाँ पे 8 लिखने के बजाय वो क्या कर रहा है, 6 लिख दे रहा है, तो प्रक्रिया पूछता है तो केवल उत्तर बताता है, यानी उसका उत्तर बताता है, प्रक्रिया नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या सुधार होना चाहिए। तो पहला करा बच्चों को अधिक गृहकार देना, अधिक गृहकार नहीं देंगे, जितना पढ़ाएंगे उतना ही देंगे, तो ये आपका गलत है। दूसरा करा कि उसे दंडित करेंगे, ये भी आपका नेगेटिव है, ये आधार पे आपका गलत है। तीसरा करा कि बच्चों को समूह में बैठा कर समाधान प्रक्रिया का विश्लेषण कराना, एकदम सही है। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे करा बच्चों को बार बार उत्तर याद कराने की बात करा, जो कि नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। देखिए गृह कार्य देना नेगेटिव कार्य है, अधिक देना गृह कार्य, ये दंडित करना आपका एक नेगेटिव है, और याद कराना भी आपका एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव आपका बचा आपका तीसरा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर हम बात करें इसके उत्तर की, तो उत्तर में बताया गया है बच्चों समूह में बैठकर समाधान प्रक्रिया का विश्लेषण करता है, ये सही है। जब बच्चा प्रक्रिया नहीं समझ पाता है तो उसे दूसरे बच्चों के साथ करने के लिए, चर्चा करने के लिए मौलिक समझ आती है, इससे त्रुटियां पकड़ जाती है और उन्हें सुधार किया जा सकता है। अगर हम बात करें 5वां प्रश्न की, तो 5वां प्रश्न देखिए बहुत बेहतर है। ये करा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों से कहता है कि वे अपने घर में ऐसा स्थान देखें जहां प्राकृतिक विभाजन होता है, जैसे खाने की वस्तुएं, सामान के सेट आदि गतिविधियां अधिगम शैली को प्रोत्साहित करती है। कह रहा है कि एक बालक है, उससे कहता है कि जाके अपने घर में देखो कि किस रूम में किचन है, किस रूम में बाथरूम है, किस रूम में बेडरूम है, कौन सा हाल है, कौन सी सब्जियां वाला है, कौन सी क्या है, इस तरीके से देख कर बताओ। तो ये संवेदी अधिगम होगा नहीं, याद रखिएगा, संवेदी अधिगम नहीं होगा, व्यवहारिक अधिगम होगा। सही है, व्यवहार में ढालने के लिए बात कर रहा है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा होगा। तीसरा कर रहा है मौखिक अधिगम नहीं, मौखिक बोल कर नहीं करना है, उसे देखना है, व्यवहार में अपने ढालना है, अपने अंदर समाहित करना है उस गतिविधियों को। यांत्रिक नहीं होगा, याद रखिएगा, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं हो रहा, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका। सेंसिटिव नहीं होगा, याद रखिएगा, ये गलत है, क्योंकि सेंसिटिव जो होता है, संवेदी जो होता है, ये आपके छोटे बच्चों के लिए, एकदम छोटे बच्चों के लिए होता है। तो व्यवहारिक आपका राइट आंसर। व्यवहारिक उत्तर ही आपको हमेशा कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व करना है। यहाँ पे कहा बच्चे जब वास्तविक दुनिया में देखते हैं कि अनुभव करके सीखते हैं, तो वह अनुभव आधारित अधिगम होता है, यह दीर्घकालीन समझ को विकसित करता है, यानी लंबे समय तक चलता रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे छठे प्रश्न की, तो छठा प्रश्न देखिए क्या करा कि एक शिक्षक ने कक्षा में अनुपात समान अनुपात, वही आपके आगे संदीप सिंह, जिनका अभी तक समान अनुपात एकदम बराबर है, बिगड़ा ही नहीं है अभी तक, इसलिए शिक्षक भर्ती यूपी में नहीं आ रही है। तो इसलिए आप लोग एक कमेंट करिएगा कि इनका समान अनुपात कब बदलेगा, कब आएगी शिक्षक भर्ती। अपना राय सुझाव मत कमेंट में जरूर दीजिएगा, और बताइएगा कि संदीप सिंह आने वाले चुनाव में किस प्रकार से जीतेंगे या फिर हारेंगे। इसलिए भी अपनी राय मत, अब जितनी भी भड़ास है आप निकाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि पढ़ाते समय बच्चों को 2 प्रकार की रंगीन माला देता है, जिसमें एक माला पीले मोती यानी 2.3 2:3 के और अनुपात में है, दूसरी माला 4:6 की है। इसके बाद उसकी तुलना करने के लिए दोनों माला का अनुपात समान है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है। करा कि जो 2:3 है, 4:6 है, इसका समान है गतिविधि, उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला करा कि बच्चों को रंगों से खेलने का अवसर देना चाहिए, खेलने का अवसर नहीं होना चाहिए, अवसर होना चाहिए लेकिन खेलने के लिए नहीं। बच्चों को अनुपात संख्यात्मक भाग याद करने के लिए बात कर रहा है। देखिए याद करने की बात कर रहा है, ये गलत है आपका। कह रहा है कि अनुपात यहाँ पे समरूपता को दृश्य अनुभव द्वारा स्पष्ट करना, एकदम सही है। जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। कह रहा कक्षा में सौंदर्य सजावट नहीं, ये इसके लिए नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है,
करा कि इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक बच्चों को यह दृश्य और ठोस रूप से अनुभव कराते हैं कि दो अनुपात बराबर हो सकते हैं यदि वे समान अनुपात में सरलीकृत हो। गहरी समझ को जन्म देता है ऐसी प्रक्रियाएं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। तो 7वां प्रश्न देखिए हमारा क्या करा है। जब गणित शिक्षक ने बच्चों को यह पूछा कि 3 गुणा 4 का उत्तर क्या होगा, यानी 3 गुणे 4 कर सकता है, 3 गुणे 4 बराबर क्या होगा, 12 होगा, 12 होगा। तो अधिकांश बच्चों ने 12 बताया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इसका अर्थ क्या है तो वे समझा नहीं सके। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला कर रहा है कि बच्चों को बार बार गुणा करना, रटवाने की बात कराए, जो कि आपका एक नेगेटिव वर्ड है। कीवर्ड का प्रयोग करके प्रश्न को सॉल्व करेगा। यहाँ पे दूसरा करा बच्चों को खाली उत्तर पुस्तिका देने के लिए। देखिए खाली उत्तर की पुस्तिका देने के लिए नहीं होना चाहिए, खाली जो है आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को चित्रों और समूहों के निर्माण के माध्यम से गुणा समझाने के लिए बताना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। बच्चों को तेजी से नहीं होना चाहिए, आराम से होना चाहिए और समझने की प्रक्रिया के बारे में बताना होना चाहिए। प्रतियोगिताएं नहीं होनी चाहिए, द्वंद्व नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर आपका तीसरा सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि गुणा का अर्थ केवल स्मृति आधारित नहीं बल्कि समूहों में समान वस्तुओं की संख्या है। जो समझना होता है कि चित्रों और मॉडलों से यह अवधारणात्मक समझ कितनी होती है। अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, लाइक जरूर करिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं तो लाइक करिएगा और समान अनुपात के बारे में थोड़ा सा संदीप सिंह के बारे में भी बता दीजिएगा कि उनका समान अनुपात कब बनेगा और कब बिगड़ेगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करा हमारा 8वां प्रश्न करा कि शिक्षक ने एक बार छात्रों से कहा कि 1/1/2 बराबर उत्तर क्या होगा। अधिकांश छात्रों ने उत्तर दिया 0.5 यहाँ पे 5 लिखा, लेकिन शिक्षक ने इसे गलत कहा। इस त्रुटि का प्रमुख कारण क्या होगा। पहला करा छात्रों को यहाँ पे अंश और हर के भेद नहीं समझ पाता है। जो छात्र हैं नहीं समझ पाते, इसीलिए तो गलत किए हैं, पॉजिटिव है। दूसरा करा बच्चों को डर के कारण गलत करते। डर नहीं है, अगर डर होता तो बताते क्यों, ये आपका गलत है। तीसरा करा शिक्षक को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। स्पष्ट निर्देश नहीं दे सकता है, याद रखिएगा, उसे समझाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। चौथा करा यह प्रश्न पाठ पर बाहर कैसे हो सकता है। भाई गणित का हिस्सा ही है। राइट आंसर आपका आंसर नंबर यहाँ पे पहला होगा सही। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो व्याख्या में बताया गया है कि 1/1/2 यानी कह रहा है कि 1 से भाग देना है आधे में, यानी 1 को भाग देना है 0.5 में भाग देना है। भाग देने का अर्थ होता है 1 से आधे में कितने होंगे, यानी उत्तर होगा 2 होगा, न कि 0.5। अक्सर छात्र भिन्नों के साथ विभाजन में उलझ जाते हैं क्योंकि अवधारणात्मक समझ विकसित जो होते हैं वो रटे रटाए नियमों पर होते हैं। अगर हम बात करें 9वें प्रश्न की तो 9वां प्रश्न करा एक शिक्षक ने बच्चों से ये निर्देश दिया कि अपने आसपास ऐसे वस्तुओं की सूची बनाएं जिसकी आकृति त्रिकोण, वर्ग, वृत्त जैसी हो और उन्हें कक्षा में लाकर उनके बारे में चर्चा करने की गतिविधि की किस प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। पहला करा है पहचान और वर्गीकरण की प्रक्रिया। दूसरा करा है केवल नाम याद। देखिए केवल शब्द दिया है, याद दिया है, इसे काट दीजिएगा, नेगेटिव वर्ड है। दूसरा करा क्रमानुसार सूची बनाने की क्षमता की बात करते, सूची बनाने की क्षमता की बात करा है क्रम के अनुसार सूची की बालक करना सीखा है, गलत है। तीसरा चौथा करा कि यादाश्त का परीक्षण करना, यादाश्त की नहीं उसकी त्रुटियों की पहचान करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो व्याख्या में देखिए बताया गया है कि जब बच्चे वस्तु के आकार के आधार पर पहचानने और वर्गीकरण करते हैं तो रूपों के ज्यामिति बीच संबंध बनाते हैं। यह उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल होता है। अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की जो कि बहुत ही बेहतर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। करा कि जब एक बच्चा हर प्रश्न में एक ही विधि का उपयोग करता है, चाहे वह उपयुक्त हो या नहीं हो, वह किसी भी नई स्थिति में उत्तर देने में असमर्थ होता है, तो इससे कौन सी शिक्षण समस्या उजागर होती है। लिपि संबंधित, लिखने संबंधित नहीं हो रही है क्योंकि वो तो उत्तर बता नहीं पा रहा है। भावनात्मक नहीं होगा, गणितीय यांत्रिक और लचीलापन की कमी। देखिए यहाँ पे करा कि गणितीय यांत्रिक यानी गणित से संबंधित जो यांत्रिक क्रियाएं यानी जो उसकी विधियां हैं और लचीलेपन में कमी है, इसके आधार पे ये प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। बौद्धिक क्षमता की अक्षमता नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो व्याख्या में बताया गया है कि ऐसे बच्चे जो लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उसकी कमी होती है, तो ऐसे में एक विधि पर निर्भर रहते हैं, नई स्थितियों में सोचने की क्षमता नहीं विकसित कर पाते, अवधारणात्मक कमी का संकेत होता है। अगर हम बात करें 11वें प्रश्न की तो 11 का देखिए क्या कर रहा है हमारा। ये करा कि यदि एक शिक्षक चाहता है कि बच्चे जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे चारों क्रियाओं को आपस में जोड़कर किसी समस्या को हल करें तो इस प्रकार की जो समस्या है कैसी देनी होगी। समस्याएं देनी चाहिए कैसी। पहला करा कि केवल संख्यात्मक। देखिए केवल शब्द दिया है, काट दीजिए, नेगेटिव है।
दूसरा करा वास्तविक जीवन की समस्याएं जहां एक से अधिक संक्रियाएं की आवश्यकता हो, एकदम सही है, राइट आंसर यहाँ पे देखिए वास्तविक जीवन से जोड़ कर आए तो ऑप्शन बिना सोचे समझे सही करिएगा। लंबे उत्तर वाले आपके नेगेटिव होंगे। सरल अभ्यास और 10 से कम 10 हो, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि बच्चों को गणितीय सोच विकास तभी होगा जब प्राकृतिक रूप से कई क्रियाओं का उपयोग करें। उदाहरण के लिए यदि तुम्हारे पास 500 रुपये हैं तो तुम 150 रुपये का किताब 200 रुपये का बैग खरीदते हो तो कितना पैसा बचोगे। ऐसे प्रश्नों को ऐसे उदाहरण देकर आप क्या कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। अगर प्रश्न बढ़ाने की बात करें तो गणितीय त्रुटि का विश्लेषण करते समय छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है। तो पहला करा कि उन्हें डर और शर्म महसूस होती है, नहीं, गलत है। उन्हें केवल परीक्षा के लिए तैयार होना, नेगेटिव वर्ड काट दीजिएगा। वे अपने सोचने की प्रक्रिया को समझते हैं और सुधार करते हैं, एकदम सही होगा। एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। वे उत्तर जल्दी देते हैं, जल्दी नहीं होना चाहिए, सोच समझ के होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो कह रहा है त्रुटि विश्लेषण छात्रों में मेगाकास्टिक सोच जो होता है प्रेरित करता है और जिसे वो समझने में उनके और गलतियां क्यों गलती करते हैं और भविष्य में ऐसे कैसे सुधारा जा सके, ऐसी क्रियाएं होती हैं। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की तो 13 का कह रहा है कि जब एक शिक्षक बच्चों को ज्यामिति सिखाने के लिए उन्हें तालियां और यहाँ पे तीलियों और माचिस की डिब्बियों का त्रिभुज, यहाँ पे चतुर्भुज, यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज और यहाँ पे कह रहा है कि चतुर्भुज आदि बनाने को कहता है तो वह किस अधिगम शैली का प्रयोग कर रहा है। मौखिक नहीं, यांत्रिक, देखिए यांत्रिक तो नहीं होगा, आंदोलनात्मक अधिगम होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पे करा कि यह अधिगम विधि हाथों से कराकर यहाँ पे सिखाया जाता है। देखिए हाथों से कराकर कोई विधि कराया जाए तो वो क्या होगी आपकी, यहाँ पे आपकी जो होगी आंदोलनात्मक, कौन सी होगी, आंदोलनात्मक अधिगम होगी। हाथों से यानी हस्तपरक हो तो वो आंदोलनात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे जो कि आज की क्लास का 14वां प्रश्न है, जो कि बहुत ही बेहतर है। क्लास बेहतर लगी तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि एक शिक्षक यदि छात्रों को अंकगणित सिखाने के साथ साथ उसकी भाषा समझ और विश्लेषण क्षमता के भी विकसित करना चाहता है तो उसे किस प्रकार की रणनीति अपनाना चाहिए। बच्चों को गणित की शब्दावली का अर्थ याद कराना आपका नेगेटिव है, काट दीजिएगा। हर प्रश्न के उत्तर सीधे बता दें, नहीं, सोच समझ के बताना चाहिए, गलत है। करा तीसरा गणितीय समस्या को चर्चा करनी चाहिए, एकदम सही। क्या है, गलतियां कर रहा है, कैसे सुधार होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो व्याख्या में बताया गया है कि ये शब्द समस्याएं गणितीय और भाषाई दोनों कौशल को एक साथ बढ़ाती है। इसे छात्र में संघर्ष और समझने की जो विशेषण होती है वो दक्ष बनते हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक शिक्षक चाहता है कि छात्र एक ही समस्या को अनेक तरीकों से हल करना सीखे तो उसे किस प्रकार की कक्षा में प्रक्रिया अपनानी चाहिए। पहला करा एक ही विधि पर जोर देना। दूसरा करा है कि सभी छात्रों से एक ही उत्तर की अपेक्षा करना। वैकल्पिक रणनीतियां प्रस्तुत करना और तुलना करना सबसे तेज हल करने की। इसका आंसर क्या होगा आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि आज आप लोगों ने कितने 13 प्रश्न सही किए या फिर नहीं किए। आज की क्लास अगर बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सभी लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही क्लास चलाई जा रही है, खास करके उनके लिए जिनका यहाँ पे पहली बार है और जिनका एग्जाम में पेडागोजी जो होती है गणित के उसमें कमी स्कोर है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं क्लास के बाद। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।